सभी सुधीजनों को मेरा नमस्कार। कोरोना महामारी के दौर में मैं आशा करता हूं कि आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। लॉकडाउन चल रहा है, घरों में होंगे, रहना भी चाहिए। कैदी प्रकार के जैसी फीलिंग आ रही होगी, लेकिन वैचारिक रूप से आज भी आप स्वतंत्र होंगे, सोच समझ सकते हैं, एक दूसरे से विभिन्न माध्यमों से आप बातचीत कर रहे होंगे। जब लॉकडाउन चल रहा है भारत में, तो विभिन्न शिक्षण संस्थाएं बंद हैं, ऑफिसेज बंद हैं। हम एक प्रकार से हमारी भौतिक परिधि, जो हमारे शरीर की परिधि है, वो हमारे घरों तक हो गई है। ऐसे में समाज के वरिष्ठ जनों, सुधीजनों का यह सलाह आई, सुधीजनों की यह सलाह आई कि क्यों न विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर चर्चा का एक क्रम चलाया जाए, एक पूरी सीरीज चलाया जाए कि जब हमारे बच्चे विद्यालय में नहीं हैं, हम ऑफिसेज में नहीं हैं, किसान शायद बड़ी मात्रा में खेतों में नहीं है, सब अपने घरों में हैं, तो विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की जाए आपस में और अपनी समझ को विस्तृत किया जाए, बड़ा किया जाए। इसी क्रम में आज हम आपसे स्वतंत्र भारत के इतिहास के शायद सबसे चर्चित, परंतु सबसे विवादित भी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भी और सबसे व्यवहारिक कदम आरक्षण पर चर्चा करेंगे। आरक्षण अर्थात रिजर्वेशन की हम इस चर्चा को अपनी तरफ से बहुत सारे बिंदुओं में करेंगे। जैसे आरक्षण क्या है, आरक्षण क्यों है, जाति आधार पर आरक्षण क्यों, दुनिया भर में आरक्षण का क्या आधार है, आरक्षण से क्या योग्यता और प्रतिभा का हनन नहीं होता, आरक्षण क्या समानता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता, क्या आरक्षण से जातिवाद को बढ़ावा नहीं मिलता, आरक्षण 10 साल के लिए था तो अभी तक क्यों बढ़ाया गया, आरक्षण का लाभ कुछ ही लोग ले पाते हैं, किसी जाति के सभी लोग नहीं ले पाते हैं, क्रीमी लेयर क्या है, आरक्षण का लाभ जो व्यक्ति ले लेता है वो अपने ही समाज को उपेक्षित कर देता है। इतने समय तक जब आरक्षण लागू हो गया तो अभी उस जो आरक्षित वर्गों की क्या स्थिति में बदलाव आया, आरक्षण का क्या लाभ हुआ और आरक्षित वर्गों के लिए सरकारों को अभी क्या करना बाकी है और स्वयं आरक्षित वर्गों को अभी क्या करना बाकी है। ऐसे बहुत से बिंदु हैं जिनको हम अपनी तरफ से रखे हैं। आप भी अगर अपने सुझाव और टिप्पणियों में कोई प्रश्न रखेंगे तो हम उसको अपनी इस बहस में शामिल करेंगे। हमारी ये बहस आज ही समाप्त नहीं होगी, पूरी इसकी कड़ी चलेगी, जिसकी प्रथम कड़ी हम लेकर के आपके बीच में आज प्रस्तुत हैं। हाँ, एक चीज़ का हम जरूर इसमें ख्याल रखेंगे कि हमारी पूरी बहस समाज के लोगों, सभी लोगों के लिए है, न केवल एकेडमिक लोगों के लिए है और न केवल भाषण देने के लिए है। इसलिए हम अपनी इस चर्चा को बिल्कुल सरल तरीके से, सहज तरीके से, आधारभूत बिंदु से प्रारंभ करेंगे और धीरे धीरे सबको एक एक शब्दों की जानकारी देते हुए आगे बढ़ाएंगे। ये इस प्रकार से हम रखेंगे कि हमारा क्लास 6 का विद्यार्थी भी से लेकर के और हमारा जो अनपढ़ बुजुर्ग होगा वो भी आरक्षण को समझ सके। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। मैं अपने इस चर्चा को शीर्षक दिया हूँ, आरक्षण राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम। आप मेरे पीछे के लिखे बोर्ड पर देख सकते हैं कि आरक्षण राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम। ये हम जब चर्चा आगे बढ़ाएंगे तो आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे ये महत्वपूर्ण है और कैसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं बिल्कुल ही आधार से कि आरक्षण शब्द का अर्थ क्या है। आरक्षण शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी पद को किसी व्यक्ति या किन्हीं समूहों के लिए सुरक्षित करना। यह इस प्रकार सुरक्षित करना या आवंटित करना कि जिसके लिए यह आवंटित किया जाए उसी को मिलना सुनिश्चित हो, किसी अन्य को नहीं। इसको एक बिल्कुल से सामान्य से उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि जैसे आप जब यात्रा करने जाते हैं रेल से, तो आप रेलवे काउंटर पर जाते हैं, एक फॉर्म भरते हैं और वहाँ क्लर्क को अपना आवेदन पत्र देते हैं। अगर उस ट्रेन में जिससे आप यात्रा करना चाहते हैं उस तिथि में सीटें हैं तो वो आपको
कोई एक सीट अलॉट कर देता है, आवंटित कर देता है, आरक्षित कर देता है, और यात्रा के दिन जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो उस ट्रेन की उस सीट को कोई और नहीं लेता है, वो सीट आप ही के लिए उपलब्ध रहती है। इसी को शाब्दिक भाषा में आरक्षण कहते हैं। लेकिन जब ये आरक्षण सामाजिक राजनीतिक संदर्भ ग्रहण करता है तो यह कुछ इस प्रकार से बंद हो जाता है कि समाज के प्रत्येक तबके को, समाज की प्रत्येक गतिविधि में, समाज के हरेक संसाधन पर, राज्य के हरेक संसाधन पर, राज्य के हरेक गतिविधि पर, राज्य के हरेक निर्धारक तत्व में समाज के पूरे हिस्से का प्रतिनिधित्व होना जरूरी है। और यह प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की प्रक्रिया ही आरक्षण कहलाती है। इस प्रक्रिया के माध्यम से हम समाज के जो विभिन्न वंचित तबके हैं उनको प्रतिनिधित्व देना सुनिश्चित करते हैं। तो राजनीतिक सामाजिक संदर्भों में आरक्षण का अर्थ समाज के प्रत्येक तबके को, चाहे वो कितना आगे हो, कितना पीछे हो, किसी भी आधार पर हो, उसको प्रत्येक तबके को उसका प्रतिनिधित्व राष्ट्र की प्रत्येक गतिविधि में, देश की प्रत्येक गतिविधि में, समाज की प्रत्येक गतिविधि में देना ही आरक्षण कहलाता है। देना नहीं बल्कि देना सुनिश्चित करना ही आरक्षण कहलाता है। तो इस प्रकार से दो शब्द हमारे सामने आए नए। वंचित वर्गों को प्रतिनिधित्व देना है, उनका देना आवश्यक है। तो ये वंचित शब्द का अर्थ क्या है? वंचित मतलब जिनके लिए वो चीज़ उपलब्ध होनी चाहिए वो उन्हें मिली नहीं। जैसे एक बच्चा है जिसको दूध चाहिए तभी उसका, माँ का दूध चाहिए तभी उसका विकास होगा, उसकी शारीरिक विकास, उसका शारीरिक मानसिक विकास होगा। तो लेकिन अगर बच्चे को माँ का दूध न दिया जाए तो यह कहा जाएगा कि बच्चा माँ के दूध से वंचित रह गया। तो इसी प्रकार से समाज का जो समाज होते हैं वो अलग अलग आधारों पर बटा होता है। उसमें बहुत से तबके बहुत से संसाधनों पर कब्जा कर लेते हैं और अन्य वर्गों को उनका हक नहीं मिल पाता है। तो जिन वर्गों को उनका हक नहीं मिल पाता है उन्हीं को वंचित तबका कहते हैं। वंचित का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं कि उसने छोड़ दिया है, किसी समाज के किसी तबके ने अपने उस अधिकार को या संसाधनों पर अपने हक को छोड़ दिया है, ऐसा नहीं है, बल्कि सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि वह समाज का वह तबका उस संसाधन तक पहुँच ही नहीं पा रहा है, उसको उस संसाधन तक पहुँचने ही नहीं दिया जा रहा है। तो जिस समाज के हिस्से को या जिन व्यक्तियों को समाज के संसाधनों पर उन पहुँचने ही नहीं दिया जाता है, अधिकार ही नहीं प्रदान किया जाता है, उनको वंचित तबका कहते हैं। ऐसे तबके बहुत से हो सकते हैं, जैसे महिलाएं वंचित तबके हैं, जैसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के समूह होते हैं जो वंचित तबके कहे जाते हैं। दूसरा शब्द जो इसमें आया कि प्रतिनिधित्व देना। प्रतिनिधित्व देने को ठीक से समझना पड़ेगा कि प्रतिनिधि का मतलब होता है कि आप की जगह पर कोई और, या तो ये तो व्यक्तियों के संबंध में प्रतिनिधि हो गया। लेकिन जब समाज के संदर्भ में प्रतिनिधि निर्धारित करने की बात आती है, एक बहुत बड़ा समूह है जिसका प्रतिनिधि निर्धारित किया जाए, तो जैसे एक गांव का प्रधान जो होता है उस गांव का प्रतिनिधि कहलाता है। एक गांव का जो बीडीसी क्षेत्र पंचायत सदस्य होता है वो आपका प्रतिनिधित्व कर रहा होता है ब्लॉक पर। जिला पंचायत सदस्य जो होता है वह उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है जिले की पंचायत में। तो प्रतिनिधित्व का आशय यह होता है कि एक समूह को कोई एक व्यक्ति उसको उसकी समस्त आकांक्षाओं को कहीं प्रस्तुत कर रहा हो तो वह प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। प्रतिनिधि के संदर्भ में एक और शब्द आता है आरक्षण को लेकर के कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व। आनुपातिक प्रतिनिधित्व का आशय यह होता है कि अगर किसी गांव में 1000 लोग हैं और वो 1000 लोग 100 की संख्या में अलग अलग आधारों पर बांटे गए हैं, जैसे कि 100 10 साल के कम उम्र के बच्चे हैं, 100 60 साल से अधिक के बुजुर्ग हैं, 10 बेरोजगार हैं, 10 लोग उच्च शिक्षित हैं, 50 महिलाएं हैं। तो जब उस समाज के प्रतिनिधियों की बात की जाएगी, उस गांव के प्रतिनिधियों की बात की जाएगी,
तो 10 अगर प्रतिनिधियों को चुनना है तो उसमें से 5 महिलाएं अगर रहेंगी तो 5 महिलाएं हों, एक कम से कम बच्चा हो जो बच्चों की आकांक्षा को प्रस्तुत करे, एक बुजुर्ग होना जरूरी है क्योंकि 100 बुजुर्ग हैं। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व का आशय ये होता है कि जितनी आपकी संख्या है उसी के अनुपात में आपको संसाधनों पर अधिकार या हक मिले, पदों पर अधिकार या हक मिले, तो इसको आनुपातिक प्रतिनिधित्व कहा जाता है। तो भारत में आरक्षण आनुपातिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा के साथ प्रस्तुत किया जाता है, यानी जनसंख्या के अनुपात में आपका जितना हक बनता है। अगर कहीं 100 किसी गांव में, जैसे कि मान लीजिए कि किसी गांव में अगर 100 कंबल बांटने को आते हैं और 100 के 100 लोग जो हैं उस गांव की संख्या 1000 है, तो सबको तो वो कंबल दिया नहीं जा सकता है। तो अलग अलग आधारों पर वर्गीकृत करके उनके प्रतिनिधियों को हम दे देते हैं। जिन वर्गों पर अगर 10 वर्गों में विभाजित किए तो हर एक वर्ग से 10 लोगों को दे देंगे तो 100 लोग हो जाएंगे। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व का आशय हुआ कि संख्या के अनुपात में आपको प्रतिनिधित्व देना। भारत में आरक्षण की अवधारणा के पीछे यही बात काम करती है। अब अगला प्रश्न है कि आरक्षण क्यों दिया जाता है, क्यों आरक्षण जरूरी है। तो भारतीय संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारत की प्रस्तावना का भारत की संविधान जिससे पूरा देश चलता है, पूरा हमारी सरकार चलती है, हमारी गतिविधियां संचालित होती हैं, उस संविधान की प्रस्तावना का प्रथम शब्द, ये आप देख पाएंगे, शायद अगर नहीं देख पाएंगे तो आपको मैं प्रयास करता हूं कि आपको दिखा सकूं। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंग्रेजी में है, ये आप इसे समझ पाएंगे, लेकिन समझ गए होंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। इसमें जो लिखा हुआ वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग। तो जब भारत के संविधान का निर्माण हो रहा था तो प्रस्तावना के इस शब्द की जगह पर कुछ लोग थे जो लिखना चाहते थे संविधान सभा के कि भारत राष्ट्र शब्द लिखा जाए। तो कुछ लोगों ने आपत्ति किया कि भारत कोई एक राष्ट्र तो है नहीं कि भारत राष्ट्र शब्द लिख दिया जाए। भारत में तो हजारों राष्ट्र एक साथ बसते हैं, तो भारत राष्ट्र अगर शब्द लिखा जाएगा तो कोई एक चीज़ है नहीं कि जो पूरे भारत के निवासियों को एक भाव से जोड़ती हो। हजारों राष्ट्रीय अस्मिताएं, हजारों अस्मिताएं यहाँ पर एक साथ निवास करती हैं। तो इसकी राष्ट्र की जगह पर एक शब्द लिखा गया कि हम भारत के लोग, यानी भारत की परिभाषित सीमा के अंदर जितने भी लोग आते हैं वो लोग इसमें शामिल हो जाएंगे भारत के लोगों में। तो अब यहाँ एक शब्द आ रहा है कि राष्ट्र शब्द का उल्लेख हुआ है। तो राष्ट्र का अर्थ होता है, राष्ट्र एक भावनात्मक जुड़ाव की इकाई होती है। आप आज़ादी के समय अगर आप देखें तो पाएंगे कि भारत में हजारों प्रकार की अलग अलग जुड़ाव के माध्यम थे, लेकिन अगर आप कोई एक जुड़ाव का माध्यम खोजने बैठे हैं भारत में कि कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक, अटक से लेकर कटक तक, राजस्थान से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, तो एक तत्व मिलना इतना आसान नहीं होगा। यानी भारत कोई एक भाव यानी एकता के भाव से जुड़ा हुआ कोई एक तत्व इतना आसान नहीं था ढूंढ पाना कि जो एक तत्व जुड़ा हुआ हो। भारत हजारों अस्मिताएं ऐसी थी भारत में कि जो काम कर रही थी, इसीलिए भारत राष्ट्र नहीं बल्कि लिखा गया, बल्कि भारत के लोग लिखा गया। तो अब यह हुआ कि भारत को एक राष्ट्र बनाना है, यानी पूरे भारत के निवासियों के अंदर एकता की भावना का संचार करना है। तो राष्ट्र होता है कि वह कोई भी तत्व जो आपको एकता की भावना से जोड़ता हो। भारत में एकता की भावना से जोड़ने वाले बहुत सारे अलग अलग तत्व हैं। जैसे भारत में जाति एक तत्व है, भारत में वर्ण एक एकता का तत्व है, क्षेत्रीय अस्मिताएं आपको एकता के भावना से जोड़ती हैं, भाषाई अस्मिता आपको एकता के भावना से जोड़ती है। ऐसी बहुत सारी भावनात्मक जुड़ाव के माध्यम हैं कि जो भारत में अलग अलग काम कर रहे थे। तो भारत के लोगों में एकता की भावना भरनी थी, संपूर्ण भारत के जो परिधि थी उसमें एकता की भावना भरनी थी। यह एकता की भावना कैसे भरी जाएगी? जब भारत की हर एक अस्मिता को, जिसके आधार पर भारत बंटा हुआ है, उसको भारत के निर्माण की प्रक्रिया में, यानी भारत को संचालित करने वाले नियमों कानूनों के निर्माण में, भारत के संसाधनों में प्रत्येक वर्ग को उसकी उचित हिस्सेदारी दी जाए, तभी जाकर के भारत कोई एकता के बोध से विभूषित हो पाएगा। जैसे
कि अगर भारत में जाति एक तत्व है तो अगर कोई जाति छूट जाएगी तो अपने आप को उपेक्षित महसूस करेगी, तो वह भारत में एकता के भाव से नहीं जुड़ पाएगी। आप जानते हैं कि भारत के समाज की, परंपरागत भारतीय समाज का जो निर्माण है वह वर्ण के आधार पर हुआ है, और वर्ण 4 हैं परंपरागत रूप से: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वर्णों के अंदर जाति काम करती है। ब्राह्मण तो एक वर्ण भी, एक जाति भी है, क्षत्रिय एक वर्ण भी, एक जाति भी है, वैश्य एक वर्ण भी, एक जाति भी है, लेकिन शूद्र जो भारत के 70 से 85% लोगों तक का हिस्सा है, वह हजारों 6743 जातियों में बटा हुआ, उससे भी ज़्यादा जातियों में, और जातियां उपजातियों में बटी हुई हैं। तो जाति भारत के समाज की कठोर सच्चाई है। तो अगर किसी जाति को भारत के निर्माण की प्रक्रिया में या भारत के संसाधनों पर उसका उचित हक नहीं दिया जाएगा तो वह अपने आप को भारत में शामिल नहीं कर पाएगी। इसी प्रत्येक वर्ग को इसी भारत के निर्माण की प्रक्रिया में शामिल करने के लिए, भारत को एक राष्ट्र बनाने के लिए प्रत्येक वर्ग को उसकी हिस्सेदारी देना आवश्यक है। प्रत्येक वर्ग को, समाज के प्रत्येक वर्ग को हम अगर उसकी उचित हिस्सेदारी देते हैं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व उसका देते हैं, तो यही सामाजिक न्याय भी कहलाता है। न्याय की भी मांग यही है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित हिस्सा मिले। लेकिन भारत में आप जानते हैं, जैसा कि परंपरागत भारतीय समाज रहा है, यहाँ पर अलग आधार रहा है बंटवारे का। यहाँ पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व को श्रेय नहीं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व को वर्गीकरण का आधार नहीं बनाया गया था। तो अब जब भारत का संविधान भारत को एक राष्ट्र बनाना चाहता है, भारत को एक बनाना चाहता है, तो वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व वंचित तबकों का सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण की प्रक्रिया लेकर के आता है। तो आरक्षण की प्रक्रिया वंचित तबकों को, या यूं कहें कि व्यापक अर्थ में न्याय स्थापित करने के, न्याय कब स्थापित होगा? जब वंचित तबकों को उनका हक मिलेगा। तो आरक्षण समाज के प्रत्येक वर्ग को, विशेषकर वंचित तबके को, उनका उचित हक देना अर्थात न्याय स्थापित करने की एक व्यापक प्रक्रिया है। जब भारत में आरक्षण की बात की जाती है तो हम देखते हैं कि भारत में बहुत अलग अलग आधारों पर आरक्षण दिया गया है। जैसे कि भारत में महिलाओं को आरक्षण है, विकलांगों को आरक्षण है, सैनिकों को आरक्षण है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को आरक्षण है, बसों में, रेलवे में पत्रकारों को आरक्षण है, नेताओं को आरक्षण है, वरिष्ठ नागरिकों को आरक्षण मिलता है, तलाकशुदा लोगों को आरक्षण मिलता है, महिलाओं, विधवाओं को आरक्षण मिलता है। अलग अलग आधारों पर आरक्षण मिलता है, अलग अलग आधारों पर आरक्षण देने की प्रक्रिया है। लेकिन जैसे जब आरक्षण शब्द का उल्लेख किया जाता है तो आम जनमानस के मस्तिष्क में एससी, एसटी और ओबीसी तबके को दी जाने वाली प्रतिनिधित्व के संदर्भ में ही तुरंत उसके मस्तिष्क में वो बात खटक जाती है। तो हम अपनी चर्चा भी आरक्षण के विस्तृत आयाम पर न करके इसी एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण तक सीमित करेंगे। एससी यानी शेड्यूल कास्ट, भारत की स्वतंत्रता के बाद जब संविधान लागू हुआ तो भारत की अस्पृश्य, अछूत जातियों को वर्गीकृत किया, उनको एक सूचीबद्ध किया गया और उन्हें अनुसूचित जाति कहा गया। उसी प्रकार से भारत में जो वर्णों से बाहर आदिवासी थे उनको अनुसूचित जनजाति कहा गया। और इसके अलावा भारत में यह भी कहा गया कि वंचित तबका एक और भी है जो वर्ण से बाहर नहीं है, वर्ण में सम्मिलित है, अस्पृश्य तो नहीं है, लेकिन शैक्षिक और सामाजिक रूप से अत्यंत पिछड़ा हुआ है। तो इन तीनों वर्गों को, तो एससी यानी शेड्यूल कास्ट, उसको अनुसूचित जाति कहा गया, सभी अस्पृश्य जातियों को उसमें डाला गया। अनुसूचित जनजातियां जो आदिवासी थे उनको अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया। अन्य पिछड़ा वर्ग के संदर्भ में संविधान लागू होने के समय सिर्फ ये कहा गया कि इनको सूचीबद्ध किया जाएगा, इनकी पहचान की जाएगी, लेकिन बाद में मंडल कमीशन के माध्यम से इनको सूचीबद्ध किया गया और वो अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में आए। भारत में इन एससी, एसटी और ओबीसी को 4 प्रकार से आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है। एससी और एसटी को सरकारी सेवाओं में अनुच्छेद, एससी, एसटी और ओबीसी तीनों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण दिया गया है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अनुसार। उसके अलावा अनुसूचित जनजातियों को, उसके अलावा
शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में भी आरक्षण की व्यवस्था की गई, यानी शिक्षण संस्थाओं में भी SC ST और OBC के लोग पहुँचें, यह भी व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था की गई है संविधान के अनुच्छेद 15(4) के माध्यम से। इसके अलावा राज्यों की विधानसभाओं में भी SC और ST के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 332 के अनुसार व्यवस्था की गई है कि उसमें भी। इसके अलावा भारत की संसद के निचले सदन यानी लोकसभा में भी SC और ST को आर्टिकल 330 के अनुसार आरक्षण दिया गया है। SC को 84 सीटें और ST को वर्तमान में 47 सीटें मिलती हैं। अन्य पिछड़ा वर्गों को विधानसभाओं और लोकसभाओं में आरक्षण नहीं मिला हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आरक्षण के आलोचक ये खड़ा करते हैं कि SC ST और OBC का आधार जाति को क्यों बनाया गया। जाति को ही SC ST और OBC का आधार क्यों बनाया गया, ये आलोचक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं। तो जब अब हम जाति के आधार पर ही आरक्षण क्यों, इस पर अपनी चर्चा करेंगे। तो एक कहानी छोटी सी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक परिकल्पनात्मक स्थितियाँ अपने दिमाग में रखिए, स्थिति बनाइए कि कोई एक गांव है जिसकी आबादी 1000 है। उस गांव में किसी संस्था के माध्यम से 10 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव आता है। संस्था के लोग गांव में आते हैं और ये कहते हैं कि हम इस 10 करोड़ रुपए को आप गांव के निवासियों के माध्यम से ही खर्च करना चाहते हैं, लेकिन वो गांव के निवासी 10 लोग हम चुनेंगे, 10 लोगों की कमेटी बनाएंगे, वो 10 लोग पढ़े लिखे होने चाहिए। 10 लोगों की कमेटी बन जाती है, 10 करोड़ रुपए दे करके वो संस्था के लोग वापस चले जाते हैं। वो 10 लोग मिल करके पैसा खर्च करते हैं। जब 1 साल बाद उस संस्था के लोग अपने दिए गए पैसे को कहाँ खर्च किया गया देखने के लिए आते हैं, तो पाते हैं कि गांव में बड़ा अजीबोगरीब तरीके से विकास हुआ है। गांव के कुछ मोहल्लों में अत्यधिक विकास हो गया है, धन का बहुत ही ज़्यादा खर्च किया गया है। कुछ मोहल्लों में बिल्कुल ही शून्य है। ऐसा क्यों हुआ? आप सोचिए कि ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ, इसी प्रश्न का उत्तर तलाशने के लिए वो संस्था के लोग गांव भर की एक मीटिंग बुलाते हैं। तो उसमें ये प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि हम 10 करोड़ रुपए दिए और गांव के कुछ ही हिस्से का विकास हुआ, संपूर्ण हिस्से का विकास क्यों नहीं हुआ। तो एक व्यक्ति खड़ा होता है, वो कहता है कि आपने जो 10 लोगों की एक कमेटी बनाई थी, उसका आधार क्या बनाया था आपने। तो संस्था के लोग बताते हैं कि हमने पढ़े लिखे लोगों को चुना था। तो वो व्यक्ति कहता है कि यहीं पर आपसे चूक हो गई। परंपरागत भारतीय समाज में पढ़ने लिखने का अधिकार एक ही वर्ण या उच्च वर्णों को ही दिया गया है। तो जब आपने 10 लोगों को चुना तो वो 10 के 10 लोग उच्च वर्ण से ही आपके पास चले गए, कमेटी में आ गए। निम्न तथाकथित रूप से निम्न वर्ण या शूद्र वर्ण से कोई भी व्यक्ति नहीं गया। तो उन लोगों ने अपने ही वर्ण या अपनी ही जाति में विकास का काम किया। तो अगर आप 10 लोगों को चुनना था तो इस गांव की 10 अलग अलग जातियों से चुने होते तो विकास गांव का सर्वांगीण हुआ होता। इससे आप आरक्षण भी समझ सकते हैं। यही आरक्षण है कि उस गांव के विकास की कमेटी में अलग अलग जातियों के प्रतिनिधि होने चाहिए, तभी गांव का सर्वांगीण विकास होगा। अब ऐसा क्यों हुआ कि जब 10 के 10 पढ़े लिखे लोग थे और उन लोगों ने अपने ही क्षेत्र का, अपने ही मोहल्ले का विकास क्यों कर लिया? क्योंकि वो 10 के 10 लोग एक जाति विशेष से बिलोंग करते थे। अब एक जाति विशेष से होने का क्या मतलब हुआ? तो अब जाति को समझना यह बहुत जरूरी है। तो आप जानते हैं कि परंपरागत भारतीय समाज है जो है, उसका बंटवारा वर्णों में हुआ है। वर्ण 4 बताए जाते हैं हमें: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और एक अवर्ण भी हैं, बहुत सारी संख्या में अवर्ण भी हैं इस समाज के, जो इसमें शामिल ही नहीं हुए हैं, जिन्हें अस्पृश्य कहा गया है या जिन्हें मलेच्छ कहा गया है, और आदिवासियों को भी इस वर्ण से बाहर किया गया है।
ये जो वर्ण हैं ये एकदम एक खोल बंद हैं कि एक वर्ण का व्यक्ति दूसरे वर्ण में चाहे कुछ भी कर ले नहीं जा सकता। और वर्ण के आधार पर ही अधिकार निर्धारित किए गए हैं और कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। जैसे ऊपर के वर्ण जो हैं वो 3 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये पढ़ सकते हैं, इनको शिक्षा लेने का अधिकार है, लेकिन नीचे के वर्ण को, शूद्र को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं है। तो जब शिक्षा लेने का अधिकार नहीं है इनके पास, तो वो जब आप शिक्षित लोगों के आधार पर कमेटी बनाएंगे तो कमेटी में नहीं पहुंच पाएंगे। तो वर्ण एक खोल बंद अवधारणा है कि एक वर्ण का आदमी दूसरे वर्ण में चाहे कुछ भी कर ले नहीं जा सकता है। विभाजन सिर्फ इतना ही नहीं है, ऊपर के 3 वर्ण तो वर्ण भी हैं और एक अन्य तत्व जाति भी हैं, लेकिन नीचे का जो शूद्र वर्ण है यह केवल एक वर्ण नहीं है, संख्या में यह लगभग 70 से 85% का है, लेकिन यह वर्ण जातियों में बंटा हुआ है। तो जिस प्रकार से वर्ण एक खोलबंद अवधारणा है, उसी प्रकार से जाति भी एक खोलबंद अवधारणा, माने वर्णों में जाति, और जातियां ऐसी कि एक कृत्रिम विभाजन की है जातियों का। जातियां कोई स्वाभाविक विभाजन नहीं है, कोई विकास नहीं हुआ इनका स्वाभाविक रूप से, ये एक आर्टिफिशियल कैटेगराइजेशन है कि एक तुम इस यहाँ पैदा हुए हो तो तुम इस जाति के हो, तो तुम इस जाति में शामिल नहीं हो सकते हो। ये मानव निर्मित है। इसको किसने बनाया है? किसी भी व्यवस्था को किसने बनाया? जब आप ये जानना चाहते हो तो आप देख लीजिए कि उस व्यवस्था का लाभार्थी कौन है। तो जो उस व्यवस्था का लाभार्थी होगा वही उस जाति को बनाने या उस व्यवस्था को बनाने वाला होगा। तो जाति एक खोलबंद अवधारणा है, एक कृत्रिम अवधारणा है। इसमें विभाजन का क्रम कुछ ऐसा है कि ऊपर से नीचे आएंगे तो अधिकार कम होते चले जाएंगे और कर्तव्य बढ़ते चले जाएंगे। उसमें श्रेष्ठता का भी क्रम है। ऊपर का वर्ण सबसे श्रेष्ठ है माना जाएगा, नीचे का वर्ण दूसरे नंबर का वर्ण उससे कम श्रेष्ठ है, तीसरा उससे कम श्रेष्ठ है और चौथा सबसे कम श्रेष्ठ है। इस वर्णों के क्रम में विभाजन संसाधनों का भी ऐसे ही किया गया है कि जैसे ऊपर के 3 वर्णों को संपत्ति रखने का अधिकार है, लेकिन चौथा वर्ण जो शूद्र है, जो जातियों में बटा हुआ 6743, उसको संपत्ति रखने तक का भी अधिकार नहीं है। उसका कर्तव्य है सबकी सेवा करना। हैसियत का निर्माण भी इसी आधार पर होता है, वर्ण के जाति के आधार पर भी होता है। सम्मान का निर्धारण भी भारत में जाति के आधार पर ही होता है। योग्यता का निर्धारण भी जाति के आधार पर होता है। यानी आप देख रहे हैं कि जाति के आधार पर ही आपकी संपूर्ण सामाजिक हैसियत का निर्माण हो रहा है। जाति के आधार पर ही आपको विभिन्न अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। आप महाभारत की कहानी में आप देख सकते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को प्रशिक्षण धनुर्विद्या का प्रशिक्षण नहीं दिया, तो सिर्फ इसलिए कि वह किसी विशेष जाति से, शूद्र जाति से या मलेच्छ जाति से बिलोंग करता था। रामायण में शंभुक ऋषि की हत्या इस बात के लिए कर दी जाती है कि जिस वर्ण को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, उस वर्ण का एक व्यक्ति वेदों को पढ़ लेता है। तो देखिए कि किस प्रकार से पढ़ने लिखने का अधिकार शूद्रों को नहीं है, शूद्रों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। तो यानी वर्ण ही और वर्णों से विभाजित होकर के जाति ही भारतीय परंपरागत समाज में जाति ही आपके सम्मान का निर्धारण करती है, आपकी हैसियत का निर्धारण करती है। तो अब देखिए कि सिर्फ इतनी सी बात नहीं है। वर्ण जो शूद्र वर्ण है वो जातियों में बटा हुआ है, और जाति की अपनी अपनी विशेषता क्या है कि एक जाति भी खोलबंद है। एक जाति का व्यक्ति दूसरी जाति में नहीं जा सकता है। एक जाति के व्यक्ति की समस्त सामाजिक गतिविधि अपनी ही जाति में संपन्न होती है। यह गतिविधि, उसकी सारी नातेदारी रिश्तेदारी अपनी ही जाति में होती है। समस्त वैवाहिक संबंध उसकी अपनी ही जाति में होते हैं। तो इस प्रकार से एक जाति अपने आप में वैवाहिक संबंधों, नातेदारी रिश्तेदारी की जुड़ी हुई एक जाल है, एक व्यवस्था है। तो जहां वैवाहिक संबंध होंगे, नातेदारी रिश्तेदारी होगी, तो अपने आप में वो एकता के भाव भी होंगे। तो एक प्रकार से एक कुल या एक परिवार का बृहद रूप हो जाती है जाति। तो इसमें हर एक जाति में एक एकता का भाव है। यह जाति एक समाज की इकाई के रूप में भी काम करता है। तो अब आप देखिए कि 2 चीजें निकल के आई कि एक तो जाति के आधार पर ही
आपको वंचित किया गया आपके अधिकारों से। जो मानवीय अधिकार होते हैं, संपत्ति के रखने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, उससे आपको वंचित किया गया। और जाति की विशेषता यह है कि जाति अपने आप में एक इकाई के रूप में भी काम करती है। तो जब भी कहीं कोई अन्याय होता है, पूरी दुनिया में जब भी कहीं कोई अन्याय होता है, तो जब व्यवस्था पूर्वक अन्याय होता है, तो जब न्याय स्थापित किया जाता है, तो न्याय स्थापित करने की प्रक्रिया ऐसी होती है कि जिस आधार पर अन्याय हुआ है उसी आधार पर न्याय करने की व्यवस्था का निर्माण भी किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि जाति के आधार पर ही आपको सम्मान दिया जाता है, आपका अपमान किया जाता है, जाति के आधार पर ही आपकी सामाजिक हैसियत का निर्माण होता है, जाति के आधार पर ही आपको उच्च या निम्न कहा जाता है, जाति के आधार पर ही आपके विभिन्न अधिकार निर्धारित किए जाते हैं। तो व्यवस्था पूर्वक जब अन्याय किया गया जाति के आधार पर, तो जब जाति का न्याय स्थापित करने की बात आएगी, प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की बात आएगी, तो जाति को ही आधार बनाया जाएगा। इस प्रकार न्याय स्थापित करने के लिए, आरक्षण प्रदान करने की प्रक्रिया में जाति को आधार बनाया जाना सर्वथा उचित है। क्यों? क्योंकि जाति एक इकाई के रूप में भी काम करता है। तो जब उसके प्रतिनिधियों को चुनने की बारी आएगी, तो जाति से एक प्रतिनिधि लेकर के आप बता सकते हैं कि इस जाति का एक प्रतिनिधि यहाँ पर है। उसी प्रकार से जब आप अन्याय का आधार देखेंगे, तो वहाँ भी जाति ही है। तो प्रतिनिधि चुनने में भी आसानी है जाति को आधार बनाने में, और वंचना का आधार भी जाति ही रहा है। तो इसलिए जब उनको न्याय स्थापित करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी, तो उसका आधार भी जाति ही होगा। आलोचक ये कहते हैं कि जाति को आधार क्यों बनाया जा रहा है? तो आरक्षण समर्थकों की तरफ से यह तर्क दिया जाना चाहिए कि भाई, जाति हमने तो नहीं बनाई है, जाति को अन्याय का आधार आपने बनाया है, और आप ही आज कह रहे हैं कि जाति के आधार पर जो है आरक्षण क्यों दिया जाता है। तो जाति का आधार आपने बनाया, और जब हम आप ही के द्वारा बनाई गई आधार को जब हम अपना आधार बना रहे हैं न्याय का, तो आप क्यों चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं? इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जब प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के निर्धारण अर्थात आरक्षण की बात हो, आरक्षण देने की बात हो, तो जाति एक सर्वथा सरल, सहज और सर्वथा सुलभ इकाई के रूप में हमारे सामने है। दो महत्वपूर्ण तर्क कि वंचना का आधार जाति रहा है और जाति की इकाई के रूप में काम करती है। तो अगर आप किसी जाति के प्रतिनिधि को चुनते हैं, तो समस्त जाति रूपी परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है। इस प्रकार विधि पूर्वक अगर किसी को व्यवस्था पूर्वक किसी चीज़ के साथ अन्याय किया गया, तो न्याय स्थापित करने की प्रणाली भी जाति के आधार पर ही होगी। जाति की अपनी विशेषता यह है कि यह उचित इकाई के रूप में, एक इकाई के रूप में काम करती है। तो जब इकाई के रूप में काम करेगी, तो हम उसके प्रतिनिधि लेने में आसानी होगी। वंचना का आधार जाति है, तो इस आधार पर भी आरक्षण देने का, जब किसी को शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से निम्न जाति के आधार पर बनाया गया, तो जब उनको शैक्षिक और सामाजिक रूप से आगे बढ़ाने की बात होगी, तो आधार जाति ही होगा। तो इसलिए अगर कोई यह कहता है कि जाति के आधार पर आरक्षण क्यों दिया जाता है, तो उससे तुरंत सवाल करिए कि उससे कहिए कि परंपरागत भारतीय समाज में जाति के आधार पर ही उसे वंचित किया गया है। आज हम अपनी चर्चा को यहीं तक रखेंगे। आगे हम जो और भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं कि क्या जाति को आधार बनाने पर प्रतिभा और मेरिट या जो गुणवत्ता का हनन नहीं होता है? तो हम अगले कड़ी में इस पर जरूर चर्चा करेंगे, और मैं चाहता हूं कि आप अपनी प्रतिक्रियाएं दें ताकि हम और भी इस चर्चा को आगे बढ़ा सकें। मिलते हैं अगली चर्चा में। नमस्कार।